आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 1। हम लोग इसमें सीखेंगे कि इतिहास में क्या है, कैसे है, कब है, कहाँ है, कैसे है, क्यों इतिहास पढ़ते हैं और कैसे इतिहास पढ़ सीखते हैं और कैसे जानते हैं। जैसे एनसीईआरटी के किताब में कुछ सवालों से शुरुआत किया गया है हर एक चैप्टर को। तो रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ी 100 साल पहले। रसीदा एक अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ी 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। हम लोग क्या है, कल अगर जानना हो तो रेडियो देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था उसके लिए क्या करना है कि किसी की स्मृति हो, कोई बता दे हमें, या फिर हमको किसी की स्मृति हो या कोई बता दे हमें कि क्या करना है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। तो जिस तरह से हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या करते थे, उसी तरह से ये भी जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हम लोग नर्मदा नदी की बात किया गया है इस बुक में। तो नर्मदा नदी ये है। ये नर्मदा नदी है और ये नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये नर्मदा नदी का पता लगाओ कई लाख वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पे रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संहारक थे। कुशल आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फलों एवं जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट किया करते थे। तो जब नर्मदा नदी का पता लगाएंगे तो ये पता चलता है कि नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि एक तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे और कई लाख वर्ष पहले रहते थे। और वो कैसे लोग थे? तो आरंभिक लोग थे। कैसे लोग थे? तो यहाँ रहने वाले जो लोग थे वो क्या थे? आरंभिक लोग थे। वो कुशल संग्राहक थे, मतलब बहुत अच्छा वो संग्राहक, मतलब सारा सामान को कैसे क्या खाना है, फल खाना है, जड़ी बूटी खाना है, कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, किसको खाने से हम मर जाएंगे, किसको खाने से हम जिंदा रहेंगे, उस तरह के वो संग्राहक थे। उन्हें पता था, मतलब एक तरह से उस समय के उनके बहुत ज़्यादा जानकारी था पेड़ पौधों का, फल का, कि किसी चीज़ को किसको खाने से हम से जिंदा रहेंगे और किसको खाने से मर जाएंगे। तो कुशल संग्राहक थे। जानवरों का आखेट भी करते थे और बहुत बढ़िया शिकारी थे, बहुत बढ़िया शिकारी थे, क्योंकि उस समय उनको यही काम आता था। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सुलेमान और किरथर, देखिए ये उत्तर पश्चिम में है, ये हो गया सुलेमान और ये हो गया किरथर। और जो पिछली बार हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो था नर्मदा नदी। तो यहाँ कई लाख कई लाख वर्ष पहले थे
अब क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री या पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा स्त्री या पुरुष, तो 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। मतलब क्या था? ये लोग गांव में रहते थे, मतलब रूलर थे। क्या थे? रूलर थे। मतलब अर्बेनाइजेशन नहीं हुआ था, कोई नगर नहीं बसा था अभी तक। तो ये सब क्या करते थे? पशुओं को पालतू भी बनाते थे, पशुओं को पालतू बनाते थे, गेहूं और जौ को उपजाते थे। और ये क्या थे? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास रहते थे। तो यहाँ पे 8,000 वर्ष पहले रहते थे। यहाँ पे क्या था? कई लाख वर्ष पहले रहते थे। तो इस तरह से अब ये 2 पॉइंट मिल गया हमको कि एक नर्मदा नदी के किनारे किरथर और सुलेमान के पास। अब क्या पढ़ेंगे? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद। अब देखिए गारो जो है यहाँ पे है, गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पे है और बिंद पहाड़ियाँ यहाँ पर है ना। तो अब क्या है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहीं पे देखिए नर्मदा नदी के किनारे पहले रहते थे, कई लाख वर्ष पहले। वो कुशल संग्राहक थे, बढ़िया शिकारी थे। और अब क्या है, किरथर और सुलेमान के जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे गांव बसा हुआ था, पशुओं को पालतू बनाते थे। और गारो पहाड़ी और बिंद पहाड़ी के पास क्या हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। और यहाँ क्या हुआ था? चावल हुआ था, चावल उपजाया गया। वे स्थान बिंद के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, आप देखिए यहाँ सहायक नदी का भी डिफिनेशन दिया गया। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, यहीं पे यहाँ पे बात हो रही है किसकी? बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। 4700 वर्ष पूर्व नगर का विकास हो गया। अगर पूछेगा कि कहाँ पे नगर का विकास का शुरुआत हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे हुआ। लेकिन अगर गांव का पूछेगा तो कहाँ हुआ? तो सुलेमान और किरथर के पास हुआ। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे, अब गंगा का भी बात हो गया, इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। यहाँ पे नगर ही नहीं, महानगर की बात हो जा रही है, यहाँ पे मगध का बात होगा। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। तो यहाँ पे ये भी जानकारी का एक पॉइंट है कि सहायक नदी जो है सोन किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से विकसित था? मगध नाम से विकसित था, जो वर्तमान में बिहार में के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप, देखिए हमको उपमहाद्वीप कहते हैं, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये सब को मिला के उपमहाद्वीप माना जाता है, कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। तो जब ये हिमालय जैसे जो ये सब से क्या होता है, ऊंचे पर्वत, पहाड़, ये सब से यात्रा क्या हो जाता है? करना कठिन हो जाता है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु, तो कौन कौन लोग जाते थे? देखिए कौन कौन लोग जाते थे? सेनाएं जाती थी,
व्यापारी लोग जाते थे, और कौन जाते थे, धार्मिक गुरु लोग जाते थे, शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। तो कुछ लोग रोचक स्थानों की खोज में भी उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरह के लोग ज़्यादातर यात्रा करते थे, इतने मतलब जोखिम भरी यात्रा कैसे करते थे। तो कौन कौन करते थे, तो सेना करते थे, व्यापारी करते थे, धार्मिक गुरु करते थे, और कुछ लोग रोचक स्थानों के खोज करने के लिए उत्सुकतावश यात्रा करते थे। अब देखिए मानचित्र में क्या है, आधुनिक दक्षिण एशिया का चर्चा किया गया, जिसमें आधुनिक भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और इसमें क्या क्या है, दक्षिण एशिया में ये सब हो गया, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, क्या है, महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया जो है, जिसमें क्या क्या आएगा, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब आएंगे। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार भी दक्षिण एशिया का ही पार्ट है, ये सब आएंगे। और इसीलिए इस महाद्वीप है तो महाद्वीप का एक छोटा सा, लेकिन इसे उप महाद्वीप कहा जाता है। ये मिलाकर बहुत सारे द्वीप से भी बड़ा हो जाते हैं, महाद्वीप से भी बड़ा हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उप महाद्वीप कहा जाता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि उप महाद्वीप में कौन कौन आते हैं। दक्षिण एशिया का वो वाला पार्ट आता है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब आते हैं। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक सीमा है ये सब, कौन कौन सीमा है, प्राकृतिक सीमा है, पहाड़ी, पर्वत और समुद्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने की कई कलाओं को इन्होंने सीखा। अब देश का नाम कैसे पड़ा, तो हम लोग का देश का नाम कैसे पड़ा, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडिया यूज करते हैं या भारत यूज करते हैं। दोनों को आज के हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, दोनों नाम को यूज किया गया। अनुच्छेद 1 में इसी का चर्चा किया गया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो हम लोग का चूंकि संस्कृत में पहले सब कुछ लिखा होता था, तो हम लोग इसको सिंधु कहते थे, और जो बाहर के लोग थे वो इसे इंडस कहते थे। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस, तो कौन बोले थे, ईरानी और यूनानी लोग किसको बोले थे, सिंधु को बोले थे कि ये हिंदोस और इंदोस। और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सिंधु को चूंकि वो लोग हिंदोस और इंदोस कहते थे, ईरानी हिंदोस कहते थे, यूनानी इंदोस कहते थे, तो इसी को इंडिया बाद में नाम कहा। उन्होंने क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। और यहीं पे कुछ समूह थे जो भरत जन के नाम से जाने जाते थे। वो एक तरह से कबीला वाला पार्ट था, जिसको उन लोग भरत जन कहते थे, इसीलिए इसका नाम भारत भी पड़ गया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
तो पहले ऋग्वेद में, कोई पूछेगा कि भरत जन का समूह का चर्चा किस वेद में मिला है, तो किस में मिला है? ऋग्वेद में मिला है। ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ है ये, ताड़पत्र से बना हुआ। किससे बना हुआ? ताड़पत्रों से बना हुआ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भूर्ज के पेड़ की छाल, ताड़ का पत्र, भूर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो देखिए ये पांडुलिपि है, इस तरह से दोनों तरफ छेद कर देते थे और उसको रखते थे। अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक है। अब अतीत के बारे में अगर जानना हो तो लिखी हुई पुस्तक, तो जब लिखाई शुरू होगा तभी ना, तब से का अतीत हम, जब लिखाई शुरू हो जाए, पुस्तक बन जाए, तब से हम अतीत का जानकारी पुस्तक पढ़ के तो ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले का लेना हो तब दिक्कत है। तो पढ़ते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, हाथ से, किससे लिखा हुआ है? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होता है मैन्युस्क्रिप्ट। क्या प्रयुक्त होता है? मैन्युस्क्रिप्ट। मेनु जिसका अर्थ है हाथ से। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, ये ताड़पत्र पे या तो होता था या तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता था। अब आपको अगर पूछ देगा कि भूर्ज, भूर्ज जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसमें ये भी बात है कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखा जाता था। जब भूर्ज नामक पेड़ की छाल से जब बनाया जाता था कागज की तरह जो मटेरियल, तो उसे कहते थे भोजपत्र। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब पांडुलिपि है, वो पेड़ है, वो तो मतलब पेड़ का है, तो आज भी कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाता है। तो पांडुलिपि को क्या खा गए कि कीड़े ने खा लिया। तो अच्छा, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां कहाँ होता था? तो मंदिरों और बिहारों में रहता था। मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती। तो इसमें क्या रहता था? ये पुस्तकों में धार्मिक चर्चा ज़्यादा है, धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, चूंकि राजा के द्वारा लिखा जाता था, औषधि, विज्ञान आदि सबका चर्चा रहता था। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। तो क्या था, पहले का जो भाषा था लिखने वाला, वो संस्कृत और प्राकृत और तमिल है। तमिल भी बहुत पुरानी भाषा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत शब्द ही बना है संस्कृत, मतलब जो संस्कृत हो, मतलब जो, मतलब ऊंचे लोग हों, जो बहुत ज़्यादा परिष्कृत हैं, मतलब कि जो ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, उनको संस्कृत कहा जाता था। तो जो अच्छे लोग होते थे, मतलब जो ऊंचे पद के लोग होते थे, वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कौन करते थे? तो आम लोग करते थे। आम लोग करते थे प्राकृत भाषा का इस्तेमाल, और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे जो राजा महाराजा, जैसे राजा महाराजा दरबारी लोग में जो काम करते थे, वो लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं, पांडुलिपि का भी अध्ययन करते हैं, अब अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अब चूंकि क्या था कि पत्थर पे कराना मुश्किल था, लेकिन फिर भी कराते थे ताकि ज़्यादा दिन तक रह सके, उसे लोग देख सके, अन्य लोग भी पढ़ सके। चूंकि किताबें, पांडुलिपियाँ तो क्या था, मंदिर, विहार, ये सब में ही पाया जाता था, आम जन के पास अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए पत्थर पे, धातु पे कठोर उत्कीर्ण किया जाता था, मतलब बनाया जाता था ताकि लोग उसे पढ़ सके।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अब कुछ लोग हैं कि राजा महाराजा के अलावा व्यापारी लोग भी उत्कीर्ण करवाते थे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। कुछ लोग अपना वर्चस्व के लिए कि नहीं भाई हम ये जीते हम वो जीते, उसका भी है। अभिलेख तो सबसे ज़्यादा अशोक के समय मिलता है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। अब ये देखिए 2250 वर्ष पुराना बोल रहा है, और कहाँ मिला? अफगानिस्तान के कंधार से। अफगानिस्तान के कंधार से अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तब तक हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा, पहले क्या है लिपि होता है। जैसे आज का हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि में बनाया गया। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। अब बहुत सारा जो देवनागरी लिपि में जो लिखा गया है वो हो सकता है इंग्लिश का भाषा को भी हम लोग उसको देवनागरी लिपि में लिख दें। तो इस तरह से हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और पहले का लिपि अलग होता था, जैसे प्राकृत होता था। जब हम उसको बोलते हैं तो भाषा हो जाता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब ये जो है उस क्षेत्र में प्रयुक्त होता था तो उसी का लिपि उसी का भाषा यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? एक यूनानी यूज हुआ है और एक अरामेइक यूज हुआ है, नामक दो भिन्न लिपियाँ। तो यूनानी और अरामेइक क्या है? लिपियाँ हैं तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो स्वाभाविक है कि जब हम कठोर सतह पर लेख लिखेंगे तो उसके लिए कलाकार चाहिए जो हमें लिख सके, बढ़िया से करवा उस पर खुदाई कर सके। तो ये सब कठिनाई आएगा। और फिर एक कलाकार को खोजना पड़ेगा, एक ऐसा पत्थर भी खोजना पड़ेगा जो कमज़ोर ना हो, मजबूत हो। तो इस तरह की कठिनाई आता था। उस पत्थर को लाना, वहाँ पे गढ़ना, ये भी एक कठिनाई था। अशोक स्तंभ के बारे में अगर आप लोग बाद में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से चुनार के जगह पे चुनार का बलुआ पत्थर से लाया जाता था, चुनार से वो बलुआ पत्थर ला के वहाँ पे रखा जाता था। तो ये सब कठिनाई था, लाना ले जाना सब में टेक्निक था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो इस तरह के पत्थर को अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अब देखो पुरातत्वविद के बारे में बता भी दिया है कि जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, चित्र और मूर्ति जो भी बना है पत्थर और ईंट से बना है तो वो पुरातत्वविद ही उसको देखेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों ये सब का भी क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तथा सिक्कों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्का से भी बहुत कुछ मिला है। प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती है। कुछ पत्थर का बना होता है, कुछ पक्की मिट्टी का बना होता है, कुछ धातु का बना होता है। जो पक्की मिट्टी का जो बना होता है उसको क्या कहते हैं? टेराकोट। क्या कहते हैं? टेराकोट। टेराकोट। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर हम जानवर, चिड़ियाँ, मछलियाँ की हड्डियाँ, क्या ये हड्डियाँ मिल जाएगी तो हो जाएगा कि खाते थे? नहीं, अगर जली हुई हड्डियाँ मिलेगी तब ये पता चलेगा कि हाँ वो लोग इसको खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अब ये सब का अवशेष हड्डी उड्डी तो मिल जाता है लेकिन वनस्पति के अवशेष नहीं मिलता है, जल्दी मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जैसे अन्न के दाने, जला हुआ अन्न का दाना, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब अगर जला हुआ बच गया है तो उससे भी बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे।
तो इस तरह से कपड़ा का अवशेष भी मिलता था। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है इतिहासकार के लिए? स्रोत है। पांडुलिपि हाथ से लिखा हुआ, अभिलेख पत्थर पे लिखा हुआ, पुरातत्व जैसे खुदाई से मिला हुआ, ये इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों का सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कुछ कुछ मिला हुआ सुराग है, जिससे हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते जाते हैं। कड़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीका से मिलता है, और हर बार इतिहास इसीलिए सुधरता है। अतीत क्या है हमारा, बनता और बिगड़ता है कि इस तरह से था अतीत, इस तरह से था अतीत। एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। देखिए, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, एक चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भी नहीं। ये सब क्या है, पंच मार्क्ड है। इसको आहत मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पे ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। हमारे अतीत मतलब बहुत सारे अतीत। हो सकता है कि हम जिस चीज़ को सिलसिलेवार ढंग से सीख रहे हैं उससे हो सकता है कुछ नया चीज़ उभर के आए। हो सकता है 100 साल बाद टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हुआ तब हड़प्पा सभ्यता का काल को और पीछे ले जाया गया। मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारा अतीत हमारे टेक्नोलॉजी से हर वक्त बदलते रहता है। नया टेक्नोलॉजी आता है तो पता चलता है कि इतिहास जो जो पहले था वो अब नहीं है, अब दूसरा इतिहास हो गया है। इतिहास में जो कालक्रम था, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको कहते हैं कि इसके बाद ये घटना हुआ, इसके बाद ये घटना हुआ, उस घटना में भी हेर फेर होता है और कहा जाता है कि ये घटना पहले हुई, ये घटना बाद में हुई। तो इस तरह से इतिहास भी बदलता है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो पशुपालक का, कृषक का अलग था, राजा रानी का अलग था, तो व्यापारी का अलग था, तो शिल्पकार का अलग था। जैसा हम आज देख सकते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप का अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अंडमान द्वीप आज भी क्या है, पिछड़े हुए बातों को साबित करता है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। आज भी क्या है, अंडमान द्वीप के लोग पुरानी तरीकों से आज भी रह रहे हैं और शहर के लोग नए तरीकों से रह रहे हैं। तो हम लोग एक जगह रहते हुए भी बहुत कोई पिछड़ा हुआ है, कोई बहुत आगे चला गया है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं एक ही समय में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ा से हम लोग डेवलपमेंट ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब जब हम अतीत का जानकारी लेते हैं, जिस समय कुछ लिखा नहीं गया, जिस समय आम लोग लिखते नहीं थे, सिर्फ संस्कृत मतलब जो बड़े बड़े लोग थे वही पढ़ना लिखना जानते थे, तो वो जब अपना इतिहास लिखाते थे तो क्या लिखाते थे, लड़ाइयों के बारे में लिखाते थे, अपनी बारों में लिखाते थे, अपने बड़ाई करते थे। उस समय शिकारी का, मछुआरा का, संग्राहक का, कृषक का, पशुपालक का, इस सब का प्राय लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि बेचारे खुद ही पढ़े हुए नहीं थे तो क्या जानकारी देंगे अपने बारे में। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना अवशेष है। अब जो उनके खाने पीने का सामान है, जो सामग्री है, जो खिलौना है,
उस सब को देख दाख के उस सब से कुछ कुछ इतिहास बनाया गया है और उनके बारे में कुछ कुछ बातें अब लिखी गई जा रही है इतिहास में। अब तिथियों का मतलब क्या है, ये एक अलग तरह का नॉलेज है। इसमें दिया गया कि ईसा किसको कहते हैं, ईसा पूर्व किसको कहते हैं। ये इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, BC AD करके। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के जन्म से पढ़ते हैं। अतः 2000 वर्ष के कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व लिखी जाती है। हिंदी में तो कम कन्फ्यूजन है, इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ईसा से पहले, ईसा पूर्व। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। इस पुस्तक में माना गया, जैसे अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर मतलब पहले, क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले, उसमें क्या लिखेंगे BC या ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। AD ये लैटिन वर्ड है किसका, एनो डोमिनी का, और उसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, इसीलिए ईस्वी लिख के छोड़ देते हैं हम लोग। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC, अब BC की जगह BCE भी लिखा जाता है, और AD की जगह क्या लिखा जाता है, CE लिखा जाता है, CE। अब इसका क्या मतलब है, CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में जो तिथि है BC AD ये सब लिखने का वो प्रचलन क्या हो गया है, 200 वर्ष पूर्व। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, BP बिफोर प्रेजेंट। वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पे 2 तिथियां, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो 3 पे एक बार चल के देखते हैं। ये 3 है। अब इसमें कहाँ पे दिया गया है, देखो 2500 वर्ष पूर्व, तो ये क्या है, ईसा वर्ष पूर्व है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व, मतलब 4700 ईसा पूर्व, ये यहाँ पे दिया गया है, वही यूज करने कहा जा रहा है हमें। अन्यत्र देखिए, अब जैसे देखिए कुछ इस तरह का है, जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख क्या है, कठोर सतह पे उत्कीर्ण। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। अज्ञात लिपि, अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। मिस्र से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो देखिए इस तरह से लिखा गया था, इस तरह से चित्र बनाया गया था। यहाँ लायन का चित्र बना दिया गया तो उससे एल मान गया है, इस तरह का चित्र बना दिया उसको ओ मान लिया गया, कुछ बना दिया गया प्लेट टाइप का तो पी मान लिया गया। इस तरह से करके चूँकि हर अक्षर को कुछ कुछ बना के कुछ लिया गया, उससे बाद में इसका भी ज्ञान मतलब कि नॉलेज लेके बताया गया कि इसका मतलब ये निकलेगा। रिपीटेड अलग अलग शब्दों से मिला के कुछ कुछ शब्द बनाया गया और उसके बाद फिर कॉमन किया जाता है। उसके बाद समझा जाता है कि अच्छा ये आई है, ये एस है, ये एम है, इस तरह से बनाया जाता है। मिस्र के उत्तरी तट
कहाँ पे? रोसेटा। रोसेटा नाम एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसी उत्कीर्ण पत्थर मिली है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में से। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने। ए के लिए चिड़िया और एल के लिए शेर। जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे एक आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। 2 अभिलेख को एक साथ रखें। उसमें जो कॉमन था, जो राजा का नाम था, उससे कुछ लेटर को लिए और फिर वो समझे कि हाँ, इस तरह से उन्होंने एक दूसरे अक्षर को समझा और एल से शेर का, ए से चिड़िया के चित्र बने हैं, उसको समझ में आया। इस तरह से अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ? तो सुलेमान और किर्थर में। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, देखिए सिंधु सभ्यता का ही प्रथम नगर है 4700 वर्ष पूर्व। ये कहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास, तो सिंधु नदी के पास। गंगा घाटी के नगर जैसे मगध का राज 2500 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे मगध डेवलप हो गया। वर्तमान में 2000 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आज क्या हो गया? 2000 वर्ष पूर्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह चैप्टर ख़त्म हुआ और इसका अगला हम वीडियो में डालेंगे आपको इसका जिस्ट, जिसको आप पढ़ के समझ सकें और कम समय में आप इस चैप्टर को रिवीजन कर सकें। चलिए, इसके लिए अब बाय।